Hello students, I am Dr. A.P. Singh, Assistant Professor, Department of Botany, Sri Vishwanath PG College, Kalan, Sultanpur. It is my great honor for me to stand here today. Now I am going to deliver my first lecture on journal Microbiology. जर्नल माइक्रोबायोलॉजी। पहले तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं आज अपना लेक्चर जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें बीएससी पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें से वायरस के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, और रिमेनिंग जो आपका फंजाई बच रहा है इसको शायद हमारे पहले जो है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने आपको बताया होगा, लेकिन आज हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इसको जो है डॉक्टर साहबलाल यादव ये पढ़ाएंगे आपको। तो हम शुरुआत करते हैं पेपर फर्स्ट में डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ओके, सबसे पहले आप ये जान जाइए कि व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ग्रीक वर्ड में माइक्रोस मीन्स होता है टीनी और स्मॉल, बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी और डिस्कोर्स। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो डिफिनेशन है या हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो है द स्टडी और डिस्कोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब आपको थोड़ा सा बायोलॉजी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ग्रीक वर्ड में माइक्रोबायोलॉजी को अलग अलग कैसे किसका क्या मीनिंग होता है वो आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वही चीज़ है। बायो मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ क्या होता है? लाइफ में आपका जो है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों में लाइफ होता है, जीवन दोनों में होता है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है।
अब इसी को बायोलॉजी में आप देखिए दो भागों में फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकेंड इज जूलॉजी। बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसको कहते हैं बायोलॉजी। ओके, अब आप ये सोचिए कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको हम अपने नेकेड आई से या नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। वी कांट सी द नेकेड आई, इसको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नंगे आँखों से या खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इसकी साइज जो होती है बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है? माइक्रोमीटर्स में होता है इसका जो डायमीटर होता है, और वायरस में जो होता है नैनोमीटर्स में। तो माइक्रोमीटर इज ए लेसर देन नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर का जो वो साइज होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो नैनोमीटर किसका होता है? वायरस की। और माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और ये आपका है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की साइज जो आपका जो है मेजर करते हैं वो आपका माइक्रोमीटर या मिली माइक्रोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो जनरल जो साइज होती है, जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है? ये 0.5 to 2 मिली माइक्रोन, ये आपका जो है बैक्टीरिया का रेंज होता है। लगभग जो होता है इतने 0.5 माइक्रोमीटर से लेके मैक्सिमम जो होता है 2 माइक्रोमीटर से, इतनी साइज इसकी छोटी होती है। इसीलिए हम इसको जो है नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और इसके देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप जो होता है उसको मैग्नीफाई कर देता है, या जो रिजोल्यूशन होता है उसको कई गुना जो है बढ़ा देता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे जो होते हैं साइंटिस्ट जो है काम किए हैं। जैसे आपका जो कहेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो हम लोग कहते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर बैक्टीरिया देखिए, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया is known as बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और इसके या इस फील्ड में, बैक्टीरिया के फील्ड में जितने भी साइंटिस्ट आपके काम करते हैं, वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। अब इसके बाद स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी, and specialists for the work on this field
उसको कहते हैं वायरोलॉजिस्ट। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ बेसिक। देखिए आज हम आपका जो है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे जब आप आएंगे तो आपका टोटल जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर चीज़ों को जो है समझ नहीं पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए सेल मीन्स कोशिका। सेल डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको जो है एक संरचना दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में, जिसका उन्होंने नाम दिया सेल, कोशिका, हनी बी लाइक स्ट्रक्चर। तो श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ सेल, या हाउ विल डिफाइन द सेल? तो आप लिख लीजिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional of life. Cell is the structural and function of life. अब इसके बाद अब आपका आता है सेल थियोरी। सेल थियोरी, इसमें दो साइंटिस्ट जो आपका कोश का सिद्धांत दिया, उसमें से एक आपके बॉटनी फील्ड के थे और एक आपके जूलॉजी फील्ड के थे, जिसका नाम है स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन एंड स्वान। अब आप देखिए यहाँ पे वायरस जो होता है उसमें वो क्या करता है? सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है। द वायरसेस डज नॉट फॉलो द सेल थियरी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वायरस जो होता है आपका नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए वो सेल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया ही नहीं जाता है। So the viruses does not follow the cell theory. तो वायरसेस क्या होता है? वायरसेस डेफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा। वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज डबल इन्वर्टेड कामा में नॉन सेलुलर और एसेलुलर। ए मीन्स क्या होता है? यहाँ पे जो साथ में लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है ए फॉर एब्सेंट। सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। तो वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर और एसेलुलर सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट पैरासिटिक entities composed
composed of nucleoprotein न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन में देखिए दो शब्द है, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन। तो वायरस जो होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन दोनों का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में लेकिन एक जो होता है इसमें रहता है कि या तो आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और उसके साथ क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है। अब देखिए वायरस के फील्ड में बहुत सारे जो होते हैं वायरोलॉजिस्ट इस पे काम किए हुए हैं। उसमें से कुछ जो है हम आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं। सबसे पहला तो आप देखिए नोट करिएगा टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे सर्वप्रथम स्टैनले WM स्टैनले 1935 में वायरस मीन्स टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस को इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया। द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म जस्ट लाइक ए शुगर क्रिस्टल। जैसे आपका चीनी का दाना होता है ना, उसी तरह जो है इसको जो है प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले जो है WM स्टैनले अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो 1935 में आइसोलेट किया प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और इसी काम के लिए फॉर दिस वर्क he got Nobel Prize in 1946। इसी कार्य के लिए स्टैनले को नोबेल पुरस्कार मिला इन द 1946 में। ओके। एडोल्फ मियर डी इवानोव्स्की एंड बिजरिंग, ये 3 वायरोलॉजिस्ट थे जो सबसे पहले वायरस के बारे में अपना काम करना स्टार्ट किया था। एडोल्फ मियर के बाद इवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया था, इवानोव्स्की ने ही जो आपका एक फिल्टर पेपर यूज किया, ये सब काम जो हुआ है टीएमवी पे ही हुआ है, टोबैको मोज़ेक वायरस पे। उन्होंने फिल्टर पेपर का यूज़ किया। उस फिल्टर पेपर का नाम था चैम्बरलैंड रॉक्स फिल्टर। जो टीएमवी का जो है सैप मतलब जो होता है एक्सट्रैक्ट, जिसको आप घोल कहते हैं। किसी चीज़ से मोटार पेस्टल से आप जब उसको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद वो कुछ लिक्विड फॉर्म हो जाता है, चाहे वो आपका वो वाटर में किया गया हो या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किया गया होगा, तो उसको कहते हैं लिपोफिलिक। ठीक है। तो उसमें उन्होंने उसको क्या किया, मोटार पेस्टल से उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद इसको जो है चैम्बरलैंड रॉक्स फिल्टर पेपर जैसे आप लोग यूज करते होंगे, तो
उस समय जो उन्होंने यूज किया था उसका जो है उन्होंने पर्सनली नाम दिया था, उसका नाम था चैम्बरलैंड रॉक फिल्टर। अब इसमें जब उन्होंने फ़िल्टर किया तो क्या देखा कि जितने भी, उनको उस समय पता ही नहीं था कि क्या है, वायरस है कि क्या है, कैसे है, ठीक है। तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट फिल्टर होने के बाद, सारा फिल्टर हो जाने के बाद उस पर कुछ देखे कि कुछ जो है पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो पार्टिकल जो पड़ा हुआ था वो उन्होंने क्या है कि पता नहीं कोई मालिक्यूल्स है, एग्जैक्ट उनको नहीं पता था कोई कहे मालिक्यूल्स है। तो धीरे धीरे जो है इसी चीज़ को जो है इन्होंने विजरिंक ने रिपीट किया, उसी सेम एक्सपेरिमेंट को, टोबैको मोज़ेक वायरस को इन्होंने विजरिंक ने उसको उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद इन्होंने क्या पाया, उसका जो है इन्होंने नाम दिया वेनम। वेनम मीन्स आप जानते हैं जैसे एंटी वेनम, सांप को काटने पर आपको एंटी वेनम की ज़रूरत होती है। तो वेनम मीन्स होता है पॉइजन। तो सबसे पहले वायरस को इन्होंने कहा कि ये वेनम या पॉइजन है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर बहुत सारे लोग इस पर वर्क किए। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि वायरसेस जो होता है वो आपका होता है प्रोटीनेशियस नेचर, या वायरसेस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन का जो है वायरस बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है डीएनए और आरएनए वो था जेनेटिक मटेरियल। ये आपका जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र जो करते हैं वो आपका रिस्पांसिबल होता है डीएनए या आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल इसको कहते हैं। अब देखिए, लेकिन अभी आपको हम बताए थे कि दोनों देखिए साथ में नहीं पाए जाते हैं, या तो डीएनए के साथ प्रोटीन रहेगा या तो आरएनए प्लस प्रोटीन रहेगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, नहीं, नेवर, ठीक है। और देखिए कि जो आपका आउटर कवरिंग होता है, जैसे आप सपोज करिए ये स्ट्रक्चर है और इसके साइड्स में जो कवरिंग होता है, ये कवरिंग जो होता है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट होता है। ये आपका जो है प्रोटीन है, प्रोटीन। और वायरस में जो होता है प्रोटीन का नाम उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड इज ए प्रोटीन विच इज सराउंडेड टू न्यूक्लिक एसिड। और ये आपका जो होता है डीएनए या आरएनए कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के सराउंडेड जो होता है वो आपका प्रोटीन का कवरिंग होता है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। अब कैप्सिड का निर्माण कैसे होता है, ये कैप्सिड का निर्माण जो होता है कैप्सोमियर्स होता है, कैप्सोमियर्स। बहुत सारे कैप्सोमियर्स जो है मिलके जो है कैप्सिड का निर्माण करते हैं। जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में टोटल कैप्सोमियर की संख्या होती है 2130, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्कस हम लोग क्या करें बैक्टीरिया के बारे में जान जाएं कि बैक्टीरिया जो होता है वो भी आपका टीनी मालिक्यूल्स होता है, बहुत छोटा मालिक्यूल्स होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। देखिए एक चीज़ हम आपको बताना भूल ही गए थे, उसको आप लोग कहीं अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट भी कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक। देखिए माइक्रोबायोलॉजी शुरुआत किए थे, माइक्रोबायोलॉजी में आपका बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई और माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ये सब जो होते हैं, प्रियांस, विरियांस,
वायरवायर्स, ये सारे के सारे जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, या यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितना अभी हम नाम लिए हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, वायरवायर्स, विरियान, प्रियन, these are microbes or micro organisms। अब प्रियन के साथ देखिए अभी एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और जनरली क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब देखिए यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, जैसा कि नाम से आप समझ जाएंगे, यूनी मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल्स। दोज ऑर्गेनिजम्स, इसका जो है अगर आप इसको कहना चाहेंगे तो डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको कहेंगे दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ए सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर। ओके। और मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन, एक से अधिक। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल की संख्या एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 जो भी है, मोर देन वन, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब थोड़ा सा आप अभी आपको हम बताए थे प्रोकैरियोटिक, अभी नाम लिए थे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब जो नाम ले रहे हैं ये सब क्या हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब ग्रीक वर्ड में आप ध्यान देंगे, इन ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस आपका जो होता है प्रिमिटिव मीन्स होता है आद्य, अल्प विकसित केंद्रक अगर पाया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। और यूकैरियोटिक में भी आपका देखिए ग्रीक वर्ड में अगर इसको करेंगे आप तो यू मीन्स होता है ट्रू और वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म में आपका पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाए उसको कहेंगे आप यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा बेसिक जो अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड, ध्यान दीजिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। हो गया।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ऑन। यूकैरियोटिक सेल्स, अब ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक ऐसा जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। राइबोसोम में आप पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप जानते हैं 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, और आपका यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। यस डिनोटेड एज इस्बेडबर्ग यूनिट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया ना? ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।